एक बुरी फिल्म और अच्छी फिल्म में फर्क एक कहानी का ही होता है। ओटीटी में स्टार सिस्टम कोलैप्स कर गया है। मैं अक्सर कहता हूँ कि हिंदुस्तान में भूल भुलैया के बाद अगर कोई भूतनी या चुड़ैल का नाम लेता है तो सीधा आपके दिमाग में मंजुलिका का ही नाम आता है। जब हम भूल भुलैया लिखते वक्त ही कहीं ना जी। कहीं जो वो कैरेक्टर था, तो कहीं ना कहीं मुझे कार्तिक दिखता था उस रोल में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दोस्तों, जब फिल्में बनती हैं तो फिल्में अजूबे होते हैं और वो अजूबे करते हैं फिल्म के राइटर्स। और एक ऐसे अजूबे करने वाले शख्स मेरे साथ मौजूद है, आकाश कौशिक जी। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में। थैंक यू सो मच। बहुत प्यारा इंटरव्यू दिया आपने हमें। सर, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था एक राइटर से बात की जाए। वो इसलिए था, मेरा पहला सवाल ही यही है कि आजकल जो हम फिल्में देख रहे हैं, पहले जो हम फिल्में देखते थे उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट होता था वो स्टार्स का होता था। लेकिन इस बार पेंडेमिक के बाद हम देख रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है फिल्मों में या वेब सीरीज के कंटेंट, वो कंटेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट है, और जिसकी वजह से लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं। तो लोगों का जो फोकस है वो बहुत बदला है पेंडेमिक के बाद। आप इस इन्वेस्टमेंट को कैसे देखते हैं सर? देखिए, बहुत जरूरी था ये इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये सही है। मैं आपको सच बताऊं तो मेरे हिसाब से एक बुरी फिल्म और अच्छी फिल्म में फर्क एक कहानी का ही होता है। जी जी। आजकल जितना मूवीज में पैसा लगता है, तो एवरी फिल्म इज अ वेरी गुड लुकिंग फिल्म। जी फर्क एक बुरी और अच्छी फिल्म में कहानी का और स्क्रिप्ट का ही होता है। तो जी। और अब इवेंचुअली लोग इसको नोटिस कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। और जी ओटीटी ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करा है, क्योंकि ओटीटी में स्टार सिस्टम कोलैप्स कर गया है। आप अगर बिल्कुल। एक नई सीरीज भी बनाते हैं जिसके अंदर शायद जी नए फ्रेश फेसेस है, लेकिन अगर आपने अच्छी बनाई है तो लोग जी। उसको जरूर देखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा बदलाव आया है, और इसको हमें वेलकम करना चाहिए। और लेकिन मेरे हिसाब से और चेंज आना चाहिए अभी। जी। और थोड़ा रिकग्निशन मिलना चाहिए। सर, एक चीज और बोलना चाहूंगा। जब राइटर अपनी स्क्रिप्ट लिखता है तो वो पहाड़ों की वादियां उसे चाहिए होती हैं, चार दीवारी, चार कमरों में। अब स्क्रिप्ट कैसे? क्योंकि हम जब इंटरव्यू सुनते हैं पुराने राइटर्स के, उन्हें कहा यार मैं वहां गया था, थोड़ा ब्यूटी थी, चाहिए थी, थोड़ा पीस चाहिए था। तो आजकल जो राइटर्स हैं वो स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, उनको क्या क्या चाहिए होता है? बिकॉज बहुत अच्छी स्क्रिप्ट निकल के आ रही है, जो चेंजेस आए हैं स्क्रिप्ट्स में, उसके लिए मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, क्या है, मैं आपको सच बताऊं तो हर आदमी का अलग तरीका होता है लिखने का। जी मेरा मानना है कि दुनिया का सबसे अच्छा राइटर ऊपर वाला है। तो मैं कैसा लिखता हूँ कि मैं अपने सराउंडिंग्स में देखता हूँ। इट्स नेवर कि मैं सिर्फ कमरे में बैठ के लैपटॉप के सामने ही लिख रहा हूँ। जब जी। मैं कहीं बाहर भी जाता हूँ तो मैं लोगों को देखता हूँ, तो कई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स दिखते हैं, कई इंटरेस्टिंग चीजें दिखती हैं। तो मेरा मानना है कि स्क्रिप्ट मैं कैसे लिखता हूँ, मैं लोगों के बीच में लिखता हूँ। मैं लोगों को इंटरेक्ट करते हुए देखता हूँ। पहाड़ियां और वादियां मुझे घूमने में बहुत अच्छी लगती हैं, जी। लेकिन लिखना मैं लोगों के बीच में ही पसंद करता हूँ। बट वो मेरा तरीका है। कई बिल्कुल। लोग एक रिक्लूसिव उसमें जाके भी लिखते हैं, लेकिन मैं ऐसे लिखना पसंद करता हूँ। आकाश सर, भूल भुलैया, देखिए कितना बढ़िया बिजनेस किया, तालियां बजानी चाहिए जिस तरीके से आपने मंजुलिका 2.0 को पेश किया। देखिए, बहुत जी। टफ हो जाता है बिकॉज जब उसकी जो पहला पार्ट आता है और जब आप दूसरा लिखते हैं तो कहते हैं ना कि उसकी वो होती है जब उसको कंपेयर किया जाता है। लेकिन जिस सरलता से आपने उसको पेश कर दिया और वो लोगों को पसंद आई, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस पहली बात। और थैंक यू। कितना मुश्किल आपके लिए था सर? देखिए, मुश्किल तो जरूर था, क्योंकि जैसे भूल भुलैया वन में अपने जी आप में एक कल्ट मूवी है, और मंजुलिका का तो आइकॉनिक कैरेक्टर है। जी। मैं अक्सर कहता हूँ कि हिंदुस्तान में भूल भुलैया के बाद अगर कोई भूतनी या चुड़ैल का नाम लेता है तो सीधा आपके दिमाग में मंजुलिका का ही नाम आता है। जी तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन उसने मेहनत करी, और होपफुल, और इस वजह से हम शायद एक ऐसा कैरेक्टर क्रिएट भी कर पाए। बल्कि मुझे अभी बड़ी खुशी हुई कि अभी हाल ही में हैलोवीन था। तो बिल्कुल। मेरे बेटे और उनके फ्रेंड्स, जब कुछ लोग वो बन के आते हैं ना अलग अलग जी कॉस्ट्यूम्स जी में, जी जी। तो दो तीन लोग रू बाबा बने हुए थे और दो तीन लड़कियां मंजुलिका बनी हुई थी। एंड मुझे अच्छा लगा कि मंजुलिका अब वो काले कपड़ों वाली हमारी मंजुलिका थी, रादर देन जो पहले फिल्म में वो डांसर वाली थी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि नई मंजुलिका को लोगों ने एक्सेप्ट करा, और अब उस कैरेक्टर को लोग बहुत प्यार करते हैं। तो मुश्किल था, लेकिन जब ये प्यार देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। सर, क्योंकि आप राइटर हैं, और दो लाइनें मैं कहना चाहूंगा उन सभी राइटर्स के लिए कि क्योंकि जब लिखा जाता है ना कि लिखने लिखने जब लिखता है तो जज्बात लिखे जाते हैं कोरे कागज पे। और जब एक बार जज्बात लिखे जाते हैं तो वो सीधा यहाँ छूते हैं सर, क्योंकि उसके अंदर राइटर के इमोशंस होते हैं, उनका प्यार होता है, उनका जज्बात होता है। तो उसके लिए क्योंकि जो लोग कहते हैं कि ये इसमें थोड़ा, क्योंकि कहना बहुत आसान है,
कि इसके अंदर ये हो जाना चाहिए था, इसके अंदर वो हो जाना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी बहुत इजी हो जाता है, कोई कोई पूरा कोरा कागज भी पढ़ लेता है, तो कोई पूरी किताब पढ़ के भी नहीं उसको समझ पाता है, क्योंकि कोई हालात नहीं समझता, कोई जज्बात नहीं समझता। तो राइटर के लिए बिल्कुल। क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं? देखिए बिल्कुल ठीक है आपने, इमोशंस तो समझने बहुत जरूरी है, और मेरा मानना है कि हर राइटर बहुत ही इमोशनल इंसान होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप उन इमोशंस से ही कनेक्ट करते हैं, और भले वो कोई भी इमोशन हो। तो एक इमोशनल होना बहुत जरूरी है। और राइटर की एक और बात मैं आपको बताऊं जो चीज होती है राइटर के साथ सबसे ज्यादा जब आपने कहा ना कि एक कागज पे तो आप लिख देते हैं, लेकिन जब आप बिल्कुल उसे बनाने जाते हैं तो बिल्कुल। सबसे कमाल की बात यह है कि कोई किसी कैमरामैन को नहीं बताता कि भाई तुम यहाँ लाइटिंग करो, यहाँ से शॉट लो। जी जी कोई जी कभी जी। किसी एडिटर को नहीं बताता कि भाई तुम यूं एडिट करो। बिल्कुल कोरियोग्राफर को नहीं बताता कि ये स्टेप करो। लेकिन राइटर को हर कोई बताता है कि यार ये सीन को ऐसे लिखो, ये जी सीन जी को जी। इस सीन में ये चेंज होना चाहिए था, क्योंकि हर इंसान अपने आप में एक राइटर है। तो बिल्कुल बिल्कुल। कोरे कागज से पे लिखने के लिए ऑफकोर्स आपको इमोशनल होना पड़ता है, लेकिन फिर अपनी कहानी को सेलुलॉइड पे उतारने के लिए आपको उतना कई बार लड़ना भी पड़ता है। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी होती है राइटर की। सर ऐसी अगली कौन सी स्टेप पे आप काम कर रहे हैं जिसमें मोतियों के साथ एक और माला खूबसूरत देखने को हमें मिलेगी? देखिए अभी अनफॉर्चुनेटली वो प्रोजेक्ट्स अनाउंस नहीं हुए हैं, तो उनके जी बारे में बात नहीं कर पाऊंगा। बट बहुत अच्छे और बढ़िया प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। जिन डायरेक्टर्स के साथ मेरा सपना था काम करने का, अब आफ्टर भूल भुलैया दे वांट टू वर्क विद मी। तो मुझे उस बात की बहुत खुशी है। और होपफुली नियर फ्यूचर में मैं खुद आपको बताऊंगा। शायद अगले इंटरव्यू हम उसी फिल्म के ऊपर कर रहे होंगे। बट जी। काफी इंटरेस्टिंग फिल्में हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ है, और काफी इंटरेस्टिंग चीजें जल्दी सामने आपसे शेयर कर पाऊंगा। सर भूल भुलैया के साथ भूषण जी जुड़े हुए थे, कहते हैं कि भूषण जी का जो फल है ना, वो तो मीठा तो है ही, और उनका जो ऑरेंज है ना, वो भी बहुत महंगा गिफ्ट है जो कार्तिक आर्यन को मिला। तो देखिए देखिए ये सब आप ही की बदौलत है, क्योंकि जब लिखा जाता है, और जब आप लिख रहे थे भूल भुलैया, क्योंकि बहुत सारे, क्योंकि पहले पार्ट में अक्षय कुमार साहब थे, दूसरे में कार्तिक आर्यन थे, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से अपना किरदार निभाया। वो चुलबुल, चुल कहते थे ना कि लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है चुलबुल, लेकिन वो हम्म। उसके जो चुलबुल जो किरदार था वो बहुत पसंद किया गया। तो आपके दिमाग में एक्टर्स को लेके स्क्रिप्ट होता है, या उसके बाद लगता है कि हाँ, जिसके मैं जो लिख रहा हूँ उसके लिए तो यही यही इंसान है जो फिट बैठ रहा है? तो कैसे आप अपने माइंड मेकअप करते हैं स्टार्स को लेके स्क्रिप्ट के दौरान? तो जब आप लिख रहे होते हैं तब कोशिश ये रहती है कि आप किसी एक को विजुलाइज ना करें, जी। क्योंकि क्या हो जाता है फिर आप उसके हिसाब से लिखने लगते हैं। बिल्कुल। और अगर फिर किसी वजह से वो एक्टर नहीं हो पाता तो वो फिर दिक्कत हो जाती है। तो जी मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि लास्ट मोमेंट तक किसी एक्टर को दिमाग में ना रखूं, उस जी कैरेक्टर के हिसाब से ही सोचूं। लेकिन ऐसा हो जाता है कि जब हम भूल भुलैया लिखते वक्त ही कहीं ना जी। कहीं जो वो कैरेक्टर था, तो कहीं ना कहीं मुझे कार्तिक दिखता था उस रोल में। वी आर नॉट वाह। इवन गॉन टू कार्तिक बाय एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर ऐसा बन गया था। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा ना हो, बट वो हो ही जाता है, क्योंकि चेहरे तो आपके पास एट द एंड ऑफ द डे लिमिटेड ही है। आप टोटल मिला के देखेंगे तो 12 से 15 हीरोज है डिफरेंट एज ब्रैकेट में। लेकिन बिल्कुल। मैं कोशिश करता हूँ कि किसी चेहरे को ना जोड़ूं। सर एक और चीज, क्योंकि अभी मैं बेंगलोर गया था, तो एक साउथ मूवी का ट्रेलर लॉन्च था, उसमें संजय दत्त साहब आए थे। तो उन्होंने कहा कि शायद, मैंने उनसे सवाल किया कि बॉलीवुड फिल्में क्यों नहीं चल पा रही हैं और साउथ पे आप पा रहे हैं? तो उनका ये था कि जो बॉलीवुड में हीरोइज्म, आई कॉल हीरोइज्म, वो खत्म हो गया है। एज अ राइटर, आप हीरोइज्म को कैसे देखते हैं फिल्मों में, सर? अ, देखिए हीरोइज्म अपने आप में एक बहुत ही वाइड टर्म है। जी मतलब एक हीरोइज्म वो हो गया जहां आप बिल्कुल, जैसे आप अगर केजीएफ या पुष्पा की बात कर रहे हैं, जी जी वो एक दूसरे, शायद उनका मतलब उस हीरोइज्म से था। लेकिन जी। हीरो तो वो भी है मेरे हिसाब से, तो एक अगर वीक आदमी, मतलब मैं अगर अपनी फिल्म का रेफरेंस लूं कि भूल भुलैया में जो कार्तिक का कैरेक्टर है वो बहुत डरपोक है, जी लेकिन अगर वो अपने प्यार के लिए एक भूत के सामने भी खड़ा हो जाता है तो वो भी अपने आप में हीरोइज्म है। बिल्कुल तो मेरे ख्याल वो कहानी की डिमांड होती है कि लेकिन वो वाला हीरोइज्म भी है जिसकी शायद संजय सर बात कर रहे थे कि वो केजीएफ और पुष्पा में आ गया, ऐसा नहीं हमारे यहाँ नहीं बनता। हमारे बिल्कुल। यहाँ बिल्कुल बहुत बना है दबंग, हमारे सलमान भाई जो बिल्कुल भी फिल्म करते हैं उसमें बिल्कुल हीरोइज्म ही होता है वो उनका। बिल्कुल अभी बिल्कुल। पठान आ रही है, परसों पठान में आप जब देखते हैं तो आपका मन करता है कि वो फुल हीरोइज्म है, वॉर में ये था। तो
कुछ टाइम से भले ना आई हो, लेकिन बॉलीवुड ने बहुत ऐसी फिल्में दी हैं जिसके अंदर वो बिल्कुल। माचो हीरो रहा है, और ऐसी आती रहेंगी। जी। तो सर कौन सी पटकथा आप लिखना चाहते हैं यहाँ से, और जिसका आपका मन है कि एक ना एक दिन तो ये पटकथा अपने हाथों से लिख के उसको अमर कर जाऊंगा? देखिए, मैं जो भी कहानी लिखता हूँ ना, मुझे ये इसी हिसाब से लिखता हूँ। एक एक फिल्म है, उसका बड़ा प्यारा सीन है, वॉक द जी। लाइन करके, एक इंग्लिश मूवी है, कि वहाँ एक जी। जो सिंगर थे जॉनी कैश, तो उनको बुलाया जाता है कि भाई तुम एक म्यूजिक प्रोड्यूसर बुलाते हैं, और जी। बुलाते हैं कि यार तुम एक गाना सुनाओ। वो जी। प्रोड्यूसर गाना सुनाते हैं। तो बोलते हैं अच्छा अब ये काम करो, अभी तुम ऐसा इमेजिन करो, तुम यहाँ से बाहर निकलोगे और एक ट्रक तुम्हें उड़ा देगा और तुम मर जाओगे, तो तुम्हारी जिंदगी का ये आखिरी गाना था, अब तुम क्या ऐसे गाना चाहते हो? वो बोलता है नहीं। कहता है वो गाना गाओ, तो हर गाना ऐसा गाओ जैसे तुम अपनी जिंदगी का आखिरी गाना गा रहे हो। वाह। तो मैं ब्यूटीफुल। अब कोशिश वो करता हूँ कि हर स्क्रिप्ट को वो ऐसे लिखूं कि यार अगर ये आखिरी स्क्रिप्ट है, और जरूरी नहीं है कि कोई ग्रेट फिल्म बना रहे हैं, अगर आप कॉमेडी भी बना रहे हैं, अगर वो जी। आउट एंड आउट मसाला फिल्म है, तो आप इतनी शिद्दत से उसे कीजिए कि यार लोग हंसें बिल्कुल। या लोग बिल्कुल। रोएं, या तो मैं हर फिल्म को उस तरीके से लिखता हूँ। और ऊपर वाले से ये है कि ये दुआ करता हूँ कि कभी ना कभी दो तीन ऐसी फिल्में लिख जाऊं, जैसे लाइफ इज ब्यूटीफुल एक मूवी है, जी। बिल्कुल। वो मैं ऐसी फिल्म लाइफ में मैं एक बार बनाना चाहूंगा। लेकिन मेहनत और शिद्दत हर फिल्म में वैसी रहती है, बट होपफुली समडे ऐसी एक फिल्म होगी जैसे लाइफ इज ब्यूटीफुल थी, जिसके माध्यम से मैं शायद अमर हो जाऊं। बिल्कुल सर। आकाश सर, इस साल का सबसे बड़ा अवार्ड भूल भुलैया के तौर पे, क्योंकि जब फिल्म थिएटर्स में चल रही थी, तो हुटिंग, सीटी और तालिया, यही तीन अवार्ड मुझे लगता है कि सबसे मेन होते हैं किसी भी राइटर, एक्टर या डायरेक्टर के लिए। जी बिल्कुल। बहुत बतेरे ही बहुत सारे अवार्ड फंक्शंस होते हो, लेकिन जब ऑडियंस आपकी आपकी पटकथा पे, आपकी डायरेक्शन पे, और जब तालियां बजाती है, सीटी बजाती है, हुटिंग करती है, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा जो माहौल होता है, इससे अच्छा जो फ्रेम होता है, वो शायद कुछ नहीं हो सकता है। तो कभी कभी आप भी देखते हैं कुछ कुछ कि कैसा चल रहा है जब मूवीज लगती हैं, तो आप भी जाके देखते हैं, ऑडियंस से मिलते हैं कि कैसा चल रहा है, बिकॉज कुछ एक्टर्स है जो चुप चुप के देखते हैं, कि क्योंकि थिएटर है वो एक इमोशंस है, क्योंकि हम जब जाते हैं फ्रेंड्स के साथ, वहां पे हंसते भी हैं, रोते भी हैं, तालियां भी साथ बजाते हैं। तो क्या वो इमोशंस आप देखने कभी थिएटर्स में जाते हैं? जी हमेशा, मैं तो बोलता हूँ ना कि वो सिनेमा हॉल नहीं, हमारा एग्जामिनेशन हॉल है। तो जब मैं कोई भी मूवी रिलीज होती है, मैं तो उसे कम से कम 7-8 बार अलग अलग जगहों पे देखता हूँ। वाह। और मुझे अभी भी याद है, जब भूल भुलैया मैं कई बार देख चुका था, फिर एक दिन मैंने सोचा चलो आज गेटी गैलेक्सी जाते हैं देखने। तो मैं वाह। अपने दोस्तों के साथ पहुंचा, और वहां पर अनीस बजमी जो हमारे डायरेक्टर है जी। वो जी। भी जी। आए हुए थे। तो हम लोगों का प्लान नहीं था, लेकिन हम एक ही दिन पहुंचे देखने के लिए। और वाह। सब, और एज अ राइटर क्या होता है, आपका मन करता है यार ये लाइन मैंने बड़ी अच्छी लिखी है, इसे लोग जी। सुने। बिल्कुल। लेकिन जब मैं गेटी में था, इतनी हूटिंग और तालियां बज रही थी कि वो डायलॉग सुनाई नहीं दे रहे थे। लेकिन पहली बार मुझे बुरा नहीं लगा कि अगर मेरे डायलॉग लोग सुन नहीं पा रहे, क्योंकि इतना एक्साइटमेंट और इतना प्यार मिल रहा था कि जी। भले वो डायलॉग समझ नहीं आ रहे थे, सुनाई नहीं दे रहे थे, लेकिन वो जी। ऑडियंस का प्यार मेरे आज भी मेरे को बहुत अच्छे से याद है, और मेरे ख्याल हमेशा मेरे को याद रहेगा वो जो एक्सपीरियंस था। तो आकाश सर, अपने सरप्राइजेस का पिटारा नहीं खोल रहे हैं, कुछ सरप्राइज रखना चाह रहे हैं अपनी ऑडियंस के लिए, जी क्योंकि मुझे लगता है कि उनके पास बहुत बेहतरीन एक कथा लिखी हुई है, जो सही वक्त पे, सही टाइम पे मुझे लगता है ऑडियंस के सामने आएगी। लेकिन जाते जाते क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज जो आप उखेड़ते हैं ना सर, कहते हैं ना कि आर्टिस्ट जो होता है वो पेंटिंग सब ना सब कुछ बोल देता है, उसको कहने की जरूरत नहीं, उनके लिए अल्फाज की जरूरत नहीं होती। ऐसी राइटर होता है, वो अपने सारे भाव लिख देता है, और जब लिख देता है वो जो यहाँ पे छूते हैं, तो वही सर सबसे बड़ी जीत होती है एक राइटर की। जी बिल्कुल। तो सर क्या अब एक सरप्राइजेस, एक हिंट दे दीजिए अपने उन सभी ऑडियंस को कि आकाश जी एक सरप्राइज के तौर पे कौन सा पिटारा नेक्स्ट खोलने वाले हैं? मैं एक ही बात बोलूंगा, पिटारा नहीं पिटारे खोलने वाला हूँ। ओ वाह। तो तो एक नहीं, बहुत सारे सरप्राइजेस आएंगे, और जी। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अलग अलग फिल्में आएंगी। तो सरप्राइज यही है कि एक नहीं है, बहुत सारे हैं। और मैं अब सच बताऊं तो निर्देशन की तरफ भी आगे बढ़ रहा हूँ। वाह। मेरे डायरेक्शन के अभी आई एम वर्किंग ऑन माय डायरेक्टोरियल डेब्यू एज वेल। तो वाह। वही है, पिटारे हैं, जल्दी खुलेंगे। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। और थैंक यू सर। जितना इंतजार सर आपको अपनी नेक्स्ट वेंचर करना, उससे ज्यादा इंतजार हमें है, क्योंकि किस तरीके से आप उस चीज को उकेरेंगे, और एक नए वेंचर पे आप जा रहे हैं, डायरेक्टोरियल आप डेब्यू करने जा रहे हैं,
वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि आपका जो आईना है ना जो सामने, वो आप हमेशा से ही जब अपने आप को दिखते हो सिमिलर दिखता है, लेकिन जब आप उसको डायरेक्ट करते हैं ना सर, वो बहुत बदल जाता है वो आईना। बिल्कुल बिल्कुल तो सही कहा आपने। आईने, उस आपके सामने वाले आईने में क्या नया देखने को मिलेगा आपके थ्रू, उसका हमें बहुत ज्यादा इंतजार है सर। जी 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 जी, होपफुली कुछ इंटरेस्टिंग, जैसे मैंने कहा, आपको देखने को जल्द ही मिलेगा। थैंक यू टॉकिंग टू अस सर। थैंक यू सो मच, हैड अ ग्रेट टाइम। थैंक यू। थैंक यू सर।